वेलकम टू क्लासेस सर तरुण रूपानी। बच्चों अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है सिविक्स का चैप्टर 2 और जो चैप्टर 2 है द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन है बच्चों? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इसका मतलब ये जानते हो क्या है कि अगर देश पे अटैक हो जाए तो कौन डिसाइड करेगा कि अटैक करना है कि पीस टॉक करनी है? कौन डिसाइड करेगा? यस, द प्रेसिडेंट। आगे, अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इट इज मस्ट फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज his functions or powers according to the advice of the council of ministers। इसका मतलब यह भी है बच्चों कि प्रेसिडेंट को क्या करना होता है? प्रेसिडेंट को वही डिसीजन, वही फंक्शन लेने होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं। Got it? इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास लिमिटेड चॉइस है। He has to act or function according to the wishes of the council of ministers। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है बच्चों? Council of Ministers are the group of ministers from the ruling party which hold key portfolios। मतलब जिनके पास अलग अलग मंत्रालय हैं या जीती हुई पार्टी, रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं। इन्हें कहते हैं हम लोग क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यही देश को एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं? बच्चे चला रहे होते हैं। देश का नियम नीति यही बनाते हैं। तो जो ये सजेशंस देंगे वैसा ही डिसीजन प्रेसिडेंट लेता है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशंस। तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन सेम है जो बच्चों मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए मैंने बताई थी। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। तो बस क्या डिफरेंस है? एज कितनी होनी चाहिए बच्चों? यस, 35 इयर्स मिनिमम एज है। इससे ऊपर हो सकती है एज, ठीक है? इससे कम की एज का व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। अच्छा, और क्या क्वालिफिकेशन है? ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। जैसे और क्वालिफिकेशंस लोकसभा में क्या है बच्चों? ही शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, ही शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो वो सारे क्वालिफिकेशंस जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा में है वो सारे ही प्रेसिडेंट के लिए भी अप्लाई होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैसे इनका इलेक्शन होता है? क्या प्रेसिडेंट को भी आम जनता इलेक्ट करती है? मैं और आप इलेक्ट करते हैं? Anybody who is of 18 years of age can vote for president? जवाब है नो, नहीं। तब तो हम जिन्हें चुनते हैं, हम जिन्हें वोट देते हैं, है ना, वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। अगर हम स्टेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हम नेशनल इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। हमने लोकसभा के सदस्यों को चुना, तुम लोगों को याद ही होगा बच्चों, बनारस से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं, मालूम है ना आप लोगों को? तो ही इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो इसी तरह से जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कहां के? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सारे स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स, मतलब मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है? इनके कौन मेंबर? इलेक्टेड मेंबर्स। ये कहां जाएंगे सारे मेंबर्स? इतने सारे सदस्य हो जाएंगे तो दीज ऑल विल गो टू द इलेक्टोरल कॉलेज। कोई कॉलेज नहीं जहां पढ़ाई होने वाली है, ये एक संस्था है जहां पर इलेक्शन कमीशन क्या करता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है। गॉट इट? तो कैसे इलेक्ट होता है? लेट्स सी। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज and members of the Lok Sabha and Rajya Sabha with the system of single proportional representation। मेथड क्या है? सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable vote in a secret ballot। ठीक है ना? अब बच्चों वर्ड आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसका मतलब होता है कि मेंबर्स के वोट की वैल्यू एक नहीं है। अगर एक मेंबर ने एक वोट दिया तो उसकी वोट की वैल्यू 1 नहीं है। उसकी वैल्यू डिसाइड होती है कि वो किस स्टेट से आया है और उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉन टोटल पॉपुलेशन क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ 1 वोट। दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
अच्छा, फिर आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या मतलब है बच्चों इसका मतलब ये वोट मतलब होता है कि जब कोई मेंबर वोट कर देता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जब ये वोट डालते हैं तो इनके वोट के लिए वोट के साथ प्रेफरेंस देनी पड़ती है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, ऐसे करके इनको प्रेफरेंस देनी होती है। तो अगर इनके द्वारा दिए गए मेंबर्स को अगर हाईएस्ट वोट मिल गया तो द मेंबर और द कैंडिडेट which receives the highest number of votes is elected as the president। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हाईएस्ट या मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं। तब क्या होगा? तब उस केस में क्या हो जाएगा, जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट्स मिले हैं उसके द्वारा दिए गए मेंबर्स का वोट शिफ्ट करके किनको दे दिया जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस वाले मेंबर्स को बांट, और जिसको हाईएस्ट वोट मिलेगा इस द्वारा वो बन जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कि आसान भाषा में एक मेंबर का वोट अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं आ रहा है तो उसके सेकंड प्रेफरेंस को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि उसका वोट क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है। नाउ लेट्स सी एक और पॉइंट, एनी डिस्प्यूट ओवर द इलेक्शन शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली राइट टू सेटल द डिस्प्यूट। अब आता है क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, क्यों नहीं डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं प्रेसिडेंट का भी, क्यों नहीं हम लोग आम जनता, मैं और आप प्रेसिडेंट को वोट जाके दे सकते हैं, सारे एडेड लोग दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? लेट्स सी क्यों। इफ देयर इज अ डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल, अगर आम जनता दे देगी वोट तो क्या होगा, द प्रेसिडेंट कुड बी राइवल फॉर द सेंटर ऑफ द पावर। प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा, एक आम राइवल की तरह, एक आम, जैसे दो लोग आपस में चुनाव में एक दूसरे का विरोध करते हैं, तुमने देखा होगा चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान बच्चे क्या करते हैं, दो मेंबर्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, चुनाव में भाषणबाजी करते हैं, तो वो बड़ा गंदा लगता है। तो राइवलरी अर्थात दुश्मनी न हो सबके बीच में। प्रेसिडेंट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत गरिमामय पोस्ट है, बहुत ऑनररी पोस्ट है बच्चों, बहुत ऑनरेबल पोस्ट है, इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते हैं। दूसरा क्या रीजन दिया बच्चों, देखते हैं, अ प्रेसिडेंट शुड नॉट अपीयर टू बी अ नॉमिनी ऑफ द रूलिंग पार्टी। और इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ऐसा ना लगे कि वो रूलिंग पार्टी का ही मेंबर है। अब रूलिंग पार्टी जानते हो बच्चों वो पार्टी होती है जिसके पास मेजॉरिटी होती है, तो ऐसा ना लगे कि प्रेसिडेंट उन्हीं का ही बनाया हुआ कोई प्रतिनिधि है, वरना क्या लगना चाहिए, रादर ही शुड रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन। लगे कि नहीं वह पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक नागरिक है, नॉट इट किसी रूलिंग पार्टी का मेंबर नहीं लगना चाहिए। तीसरा और आखिरी रीजन है व्हाई देयर इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। पहला मैंने बताया, तीसरा मैंने बताया कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कौन कराता है, बाय इलेक्टोरल कॉलेज, है ना, इलेक्टोरल कॉलेज में होता है, विच वुड मेक हिम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन, बिकॉज इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पर याद रखना, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, इसका मतलब यह हुआ कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पावर्स नहीं दिया, उनके वोट्स को नहीं काउंट किया जाता है। मैंने बताया था राज्यसभा में 12 मेंबर्स जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, है ना, ऐसी फील्ड्स में उनको 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। तो ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए मेंबर्स हैं, तो ये प्रेसिडेंट को फेवर कर सकते हैं, इसीलिए इनका वोट्स नहीं लिया जाता है। और 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा में भी। कब करेगा, इफ दिस कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओथ ऑफ ऑफिस, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जज होते हैं उन्हें कहते हैं चीफ जस्टिस, उनके प्रेजेंस में ये ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं। अच्छा, टर्म कितना है प्रेसिडेंट का, अगेन टर्म इनका भी कितना है, 5 इयर्स है। मेंबर ऑफ लोकसभा का भी 5 इयर्स है, तो इनका भी क्या है बच्चों, 5 इयर्स है। नेक्स्ट है वेकेशन, कब इनकी पोस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, हट जाएगी। तो यस, वेकेशन, ही में सबमिट रेजिग्नेशन, या तो प्रेसिडेंट खुद ही क्या करे, अपना रेजिग्नेशन लिख देते,
किसको लिख के देगा रेजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट को लिख के दे देगा, रिमूव हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? ही मे बी इम्पीच्ड। एक प्रोसेस बताया था प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, इम्पीचमेंट। पर कभी भी नहीं कर सकते इम्पीचमेंट। कब करेंगे इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रेव मिसकंडक्ट। अगर प्रेसिडेंट कोई आपत्तिजनक बिहेवियर करता है ना, मिसकंडक्ट करता है और देश के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करता है, तो प्रेसिडेंट को भी इंपीचमेंट नाम के प्रोसेस से निकाला जा सकता है। बच्चों अब देखते हैं हाउ अ प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव। तो मैंने बताया उस प्रोसेस का नाम है, यस, उस प्रोसेस का नाम है बच्चों, यस, क्या नाम बताया था? इंपीचमेंट। तो कैसे होता है इंपीचमेंट? क्या प्रोसीजर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का? और लेट्स सी दिस। पहला फर्स्ट स्टेप क्या बेटा? इस सीक्वेंस में स्टेप है, स्टेप चेंज नहीं कर सकते हम लोग। पहला, व्हेन द आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लेवल चार्जेस। इसका मतलब है प्रेसिडेंट पे लोकसभा या राज्यसभा कोई भी क्या कर सकती है? उस पर इल्जाम लगा सकती है। लेवल चार्जेस मतलब होता है ब्लेम लगाना, इल्जाम लगाना। फिर क्या होगा? रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसके लिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। रेजोल्यूशन इज टू बी मूव्ड in at least 14 days notice in writing by 1/4 of the total members. For example, लोकसभा को impeach करना है प्रेसिडेंट को, तो 1/4 of the members of the Lok Sabha in writing will give a notice of within 14 days for the passing of the resolution. मतलब प्रेसिडेंट को निकालने के लिए 14 दिन का लिखित में नोटिस देना पड़ेगा 1/4 ऑफ द मेंबर्स के द्वारा साइन करने के बाद। कोई एक व्यक्ति के बोलने से प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता। गॉट इट? फिर क्या होगा? रेजोल्यूशन अभी क्या करना पड़ेगा? पास कराना पड़ेगा। फिर क्या होगा उसके बाद? रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो पहले रेजोल्यूशन मूव कराया, अर्थात लोकसभा में उसे पेश किया। मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा था कोई भी हाउस रेजोल्यूशन मूव करा सकता है। फिर क्या होगा? 2/3 मेजॉरिटी से, इसका मतलब 67% होता है। 67% ऑफ द टोटल मेंबर्स क्या करेंगे? इस रेजोल्यूशन को जब पास कर देंगे, फिर क्या होगा? आओ देखिए, रेजोल्यूशन को क्या करा दिया? पास करा दिया 2/3 मेजॉरिटी से। अब ये क्या हो जाएगा? When the charges are leveled by one house, the other house investigate. अब मैंने एग्जांपल दिया, लोकसभा ने चार्ज लगाया, तो अदर हाउस कौन है इसमें? राज्यसभा। राज्यसभा क्या करेगा? सिर्फ आंख बंद करके मान लेगा? नहीं, अब राज्यसभा क्या करेगा? उस पर जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उस इन्वेस्टिगेशन में इन विच द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड। और उसमें प्रेसिडेंट का अधिकार है कि वह अपनी बात रखे, उसकी बात सुनी जाए। ठीक है? फिर क्या होगा? आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ द चार्जेस आर सस्टेन्ड, पर अगर क्या हुआ, जो चार्जेस प्रेसिडेंट पे लगाए गए थे वह सही पाए गए हैं, तब क्या होगा? वही रेजोल्यूशन जो 2/3 मेजॉरिटी से पास किया गया था, उसके द्वारा प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंपीचमेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट की पहला पावर, एग्जीक्यूट करने का पावर। एक्चुअली मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट खुद नॉर्मली खुद नहीं करते हैं कुछ भी, क्योंकि बहुत ही हाई डिग्निटरी पोस्ट है। ठीक है? तो क्या एग्जीक्यूटिव पावर है इसके पास? लेट्स सी, देखते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। देश में जो भी कानून बना है वह सब प्रेसिडेंट के नाम से पारित किया जाता है। जो भी ऑर्डर्स गवर्नमेंट जारी करती है, बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट उस पर लिख दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि प्रेसिडेंट जी ने ऑर्डर दिया है। अच्छा, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। देश का प्राइम मिनिस्टर भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कैसे करता है? जब इलेक्शन हो जाता है, जब जनरल इलेक्शन के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट कर देता है एज द प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि 2014 में हुआ था, जो मेजॉरिटी पार्टी थी वो थी बीजेपी, और इसके लीडर कौन थे? मोदी जी। तो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को क्या कर दिया प्रेसिडेंट ने? प्राइम मिनिस्टर बना दिया।
गॉट इट। अब इस प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट होता है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेगा अपना रेल मंत्री बनाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा, डिफेंस मिनिस्टर बनाएगा, है ना। तो आगे इसके बाद क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं और देश का चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स और अटॉर्नी जनरल्स और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ऐसे बहुत सारे पद हैं। ये सारे पद कौन अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट। आगे, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाए तब क्या होगा, तब वो स्टेट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, गॉट इट। तो प्रेसिडेंट रूल पर वो स्टेट अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। देश के जितने बॉर्डर एरियाज हैं और देश के यूनियन टेरिटरीज भी, है ना, जैसे दिल्ली है, दमन एंड दीव है ना, तो यूनियन टेरिटरीज को भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा होता है। अब आते हैं उसके डिप्लोमेटिक पावर्स में। पहला डिप्लोमेटिक पावर क्या है प्रेसिडेंट का, ही अपॉइंट्स द एम्बेसडर्स टू द अदर कंट्रीज। हमारे देश के एम्बेसडर्स, एम्बेसडर कौन होते हैं बच्चों, एम्बेसडर्स आर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री। ये हमारे देश के, हिंदी वर्ड है राजदूत, ये हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं, उनकी राइट्स की रक्षा करते हैं विदेशों में, ठीक है। और उन देशों के एम्बेसडर्स हमारे देश में रहते हैं और हमारे एम्बेसडर्स उनके देश में रहते हैं, ठीक है। तो ही अपॉइंट्स द एम्बेसडर्स टू द अदर कंट्री। दूसरा, ही रिसीव्स एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स एंड डिप्लोमेट्स ऑफ द फॉरेन नेशंस। अगर विदेश से कोई एम्बेसडर आता है, कोई हाई कमिश्नर आते हैं, है ना, या कोई फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, तो आके किससे मिलते हैं, यस, प्रेसिडेंट से मिलते हैं। वह सब राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, ठीक है। ऑल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर साइंड बाय द प्रेसिडेंट। अगर भारत को किसी दूसरे देश के साथ समझौता करना है, कोई ट्रीटी साइन करनी है, तो किसकी साइन चाहिए उसमें, यस, प्रेसिडेंट की चाहिए। फिर आता है, ही रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अगर कोई वर्ल्ड का कोई इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्फ्रेंस है, तो प्रेसिडेंट जब जाता है तो वह भारत को रिप्रेजेंट करता है, वह भारत का प्रतिनिधि बन के जाता है, गॉट इट। ही इज इन द नेम ऑफ द कंट्री इज रिप्रेजेंटिंग द इंडिया, गॉट इट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक पावर्स देख लिए और एग्जीक्यूटिव पावर्स देख लिए। अब हम देखने जा रहे हैं प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर, अर्थात लॉ मेकिंग पावर, द पावर टू मेक लॉज। पहला, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। एड्रेस का मतलब क्या होता है, चिट्ठी भेजना क्या, नहीं बेटा, पार्लियामेंट को स्पीच देना, है ना। कब पार्लियामेंट को स्पीच देता है, आओ देखते हैं। When there is a first session after the general election, ठीक, देश का जनरल इलेक्शन हो गया है, 5 साल बाद देश में जनरल इलेक्शन होता है बच्चों। तो जनरल इलेक्शन के बाद जब पहली बार सारे लोग इकट्ठा होते हैं पार्लियामेंट में, तब उसे कहते हैं फर्स्ट सेशन, ठीक है। तब आता है प्रेसिडेंट। और कब आता है, एंड एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। और हर साल जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो उसके बिगनिंग में आता है। नॉर्मली पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, समर सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, क्लियर है। और कब करता है, एंड व्हेन देयर इज अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, या जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग चल रही होती है, तब प्रेसिडेंट आकर के उनको स्पीच देता है। इस स्पीच में क्या होता है बच्चों, स्पीच में गवर्नमेंट की क्या थॉट प्रोसेस है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, इसके बारे में वो डिस्कस करता है। आते हैं नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर। ही मे सेंड मैसेजेस टू आइदर ऑफ द हाउस, है ना। यूजुअली अगर हाउस में कोई बिल बहुत डिलेड हो रहा होता है, तो प्रेसिडेंट मैसेज भेज करके ये काम जल्दी करवा सकता है। ही समन का मतलब क्या होता है बच्चों, बुलाना, बैठक बुलाने को कहते हैं कॉल कराना। एंड प्रोरोग्यू मतलब होता है डिसकंटिन्यू द हाउस। जब हाउस की सेशन बुलानी होती है तो भी प्रेसिडेंट बुलाता है, जब बैठक का काम कंप्लीट हो चुका होता है तो सेशन बंद करने के लिए, डिसकंटिन्यू के लिए भी प्रेसिडेंट ही ऑर्डर देता है। तो सम्मन करता है और प्रोरोग्स करता है हाउस को। और क्या करता है, थर्ड फंक्शन देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन। अच्छा, डिसॉल्व कब कर सकता है लोकसभा को, कभी भी कर सकता है प्रेसिडेंट, नहीं, जब देखेगा कि
द गवर्नमेंट that is ruling does not have the majority, या when there is a vote of no confidence against the ruling party, समझ गया ना, and there is no party which has a consensus or majority, then he can order or a fresh election. दूसरा, he nominates 12 members to the Rajya Sabha, ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, और 2 members in the Lok Sabha. नेक्स्ट है, he प्रोमिलगेट मतलब होता है बच्चों अनाउंस करना. क्या करना? अनाउंस करना. क्या अनाउंस करता है? ऑर्डिनेंस अनाउंस करता है. कब अनाउंस करता है? जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है, जब बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की सेशन नहीं चल रहे हैं एंड देयर इज अ नीड ऑफ अर्जेंट एक्शन, देश में अभी त्वरित किसी काम के कानून की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट उस समय एक ऑर्डिनेंस इशू करता है, और ये ऑर्डिनेंस के पास उतना ही पावर होता है जितना भी एक लॉ में होता है. बट whenever the parliament reassembles, whenever there is a session of the parliament, within 6 weeks, है ना, within 6 weeks of the beginning of the session, this ordinance has to be passed in the parliament. अब क्या होगा? If it is not passed, then the ordinance become null and void. But इसीलिए ऑर्डिनेंस को कई बार क्या बोला गया है? टेम्पररी लॉ भी बोला गया है, क्योंकि इट विल रिमेन एज लॉन्ग एज द पार्लियामेंट comes into session and within 6 weeks it is passed by the members of the parliament. Next आता है financial power of the president. आओ देखते हैं. मनी बिल जब भी ओरिजिनेट होता है तो मैंने बताया था लोकसभा में होता है ना, बट मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, और स्पीकर डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है. अच्छा, देश में जो एनुअल बजट है, तो बजट कौन बनाता है बच्चों? हाँ, कौन? यस, फाइनेंस मिनिस्टर. तो फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट बनाता है इस प्रेजेंट करता है इन द पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि बन करके पार्लियामेंट में बजट को पेश करता है. और देश में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर साल खर्च और कमाई का जो स्टेटमेंट तैयार होता है ना, उसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो भी पार्लियामेंट में कौन पेश करता है? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के बिहाफ पे प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, मतलब बजट भी और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी. नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. हमारे गवर्नमेंट के पास एक फंड है जिस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता है. इस फंड से ही सारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की सैलरी विड्रॉ की जाती है. इस फंड का नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो इससे इमरजेंसी में पैसा निकालने की अनुमति प्रेसिडेंट से ले सकते हैं, प्रेसिडेंट पावर दे सकता है. ये भी उसका फाइनेंशियल पावर है. अब आते हैं मिलिट्री पावर, है ना. देश का मैंने बताया था सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्स का कौन है? यस, प्रेसिडेंट है. तो ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, है ना, आर्मी नेवी, है ना, सबका सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट है. He appoints the chief of the 3 wings of the defense forces. चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तीनों ही विंग्स के जो चीफ होते हैं, चीफ मतलब होता है कमांडर होते हैं, इनके जो हेड्स होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. He has the power to declare war and peace. अगर किसी देश के साथ हमारी ट्रीटी साइन होनी हो, चाहे वॉर की ट्रीटी साइन करनी हो, चाहे पीस की ट्रीटी, कौन डिक्लेयर करेगा? यस, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा. यूजुअली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही ऐसा करता है. ठीक है, बट डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट. अब आते हैं प्रेसिडेंट का 6th पावर, जुडिशियल पावर. ठीक है, जुडिशियल पावर मतलब होता है लॉ मेकिंग, न्याय करने का पावर, है ना. मतलब उसके पास कुछ वकीलों के जैसे, जज के जैसे का पावर है उनके पास. जैसे पहला पावर है, he is not answerable before any court of law for his duties and his powers. तो प्रेसिडेंट ने जो भी ड्यूटीज किए हैं, जो भी फंक्शंस किए हैं, उसके लिए कोर्ट में उसको घसीटा नहीं जा सकता है, कोई क्वेश्चन उससे पुट अप नहीं किया जा सकता है. अच्छा, नो क्रिमिनल केसेस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस. जब तक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है बच्चों? 5 years. तो अब इन 5 years में उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल चार्जेस
कोई भी आपराधिक मामला उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसके बाद किया जा सकता है। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, ही हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई कन्विक्ट है, कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है जिसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया है ना, अर्थात उसे फांसी की सजा सुना दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है कि उसकी सजा माफ कर दी जाए, कम कर दी जाए, घटा दी जाए, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। यस, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसकी सजा को माफ या कम भी कर सकता है। तो बच्चों, डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशन शब्द का मतलब होता है बच्चों आउट ऑफ वंस ओन विश, मतलब कुछ ऐसे पावर जिसके लिए मुझे कोई ऑथराइज ना करे, मैं अपनी स्वेच्छा से कर लूं। तो मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 42 इंडियन अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द गाइडलाइंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका मतलब है कि जो आदेश उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिला है वही वह क्या करेगा, पालन करेगा। तो यहां पर क्या होने वाला है, इस पावर में प्रेसिडेंट अपने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, बिना किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डायरेक्शंस के अपना फैसला ले सकता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है डिस्क्रिशनरी पावर। आओ देखते हैं क्या डिस्क्रिशनरी पावर है। तो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को, है ना। अच्छा, कब? इफ देर इज नो सिंगल पार्टी हैज अ क्लियर सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी। अगर कोई एक सिंगल पार्टी इलेक्शन में मेजोरिटी सपोर्ट नहीं कर पाती है, अर्थात उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एनी मेंबर whom he feels can bring the support of the majority. Got it? उस केस में प्रेसिडेंट अपने मन से क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को जिससे लगता है कि वो सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी गेन कर सकता है, उसको वो पावर दे सकता है, पीएम बना सकता है। नेक्स्ट इज ही कैन अपॉइंट द पीएम कब? इन केस डेथ ऑफ द इनकम्बेंट पीएम। इसका मतलब यह है कि जो पीएम है ना, किसी वजह से डेथ हो गई उसकी, जैसे इंदिरा गांधी जी का भी असैसिनेशन हो गया था जिस समय वो प्राइम मिनिस्टर थी। एट दैट टाइम शी वाज द प्राइम मिनिस्टर और तब उसका असैसिनेशन हो गया था 1984 में। तो सडनली अब किसी नेक्स्ट व्यक्ति को पीएम बनाना था, तब प्रेसिडेंट ने अपने पावर से, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से उसी रूलिंग पार्टी के ही लीडर को अगेन क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया। और द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इफ द रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट मेजॉरिटी और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड। अगर रूलिंग पार्टी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, रूलिंग पार्टी के पावर्स खत्म हो गए हैं, तब भी प्रेसिडेंट अपने मन से किसी दूसरे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। ये तो हो गए डिस्क्रिशनरी पावर। अब आते हैं बच्चों कौन से, इमरजेंसी पावर। ये इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी एक एबनॉर्मल सिचुएशन है ना, a situation which needs immediate action from the government। ऐसे पावर्स को इमरजेंसी पावर्स कहते हैं। देखें इसमें क्या होता है, इट्स अ सिचुएशन व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट कौन है बच्चों? हाँ, प्रेसिडेंट। याद रखना, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट अज्यूम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर फॉर इमीडिएट एक्शन। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर क्यों दिए गए हैं? ताकि क्या हो, यस, क्विक एक्शन। क्योंकि मीटिंग होगी, बैठक होगी, पार्लियामेंट आएगी, तो कई महीने बीत जाएंगे और लेट हो जाएगा, तो उसमें समय नहीं है, तुरंत निर्णय लेना है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट को पूरा पावर दे दिया जाता है। अच्छा, प्रेसिडेंट 3 टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज कर सकता है। पहली इमरजेंसी नेशनल और जनरल इमरजेंसी। जैसा कि नाम लिखा है, यह इमरजेंसी पूरे देश पर अप्लाई होती है। कब होती है? व्हेन देयर इज अ वॉर और देयर इज एन अटैक और देयर इज एन आर्म्ड रिबेलियन। रिबेलियन मतलब होता है हमारी ही सेना हमारे खिलाफ बगावत कर ली, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, देश की सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित करता है। क्या वो अपने मन से कर सकता है? नहीं, ही हैज टू टेक द रिटर्न अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के मंत्रियों का रिटर्न लिखित अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए, दिस
इमरजेंसी हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी से क्या करना पड़ेगा, इस इमरजेंसी के ऑर्डर को अप्रूव करना पड़ेगा। और एंड इट रिमेन्स इन फोर्स फॉर 6 मंथ। तो इमरजेंसी कितने समय तक रह सकती है, 6 महीने तक। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ इट हैज टू बी रिन्यूड, है ना, और 6 महीने तक नेशनल इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है। बट अगर रिन्यू नहीं कराया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये 6 महीने बाद यस रिवोक्ड, खत्म, कैंसिल हो जाएगी और इट विल बी रिवोक्ड। अब आते हैं क्या होता है इस समय बच्चों, जब नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, है ना। आपको मालूम ही होगा 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, है ना, कल्चरल एजुकेशनल राइट, है ना, राइट टू मूव टू कोर्ट हो सकता है ना। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या होते हैं उस समय, यस सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स आ सके। और क्या हो सकता है, द यूनियन पार्लियामेंट गिव्स ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारी किसके अंडर में चली जाती है, सारी ही कमांड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चले जाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो फाइनेंशियल पावर्स है स्टेट्स के पास, उसके भी सारे फाइनेंशियल पावर्स किसके पास चले जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। यूनियन गवर्नमेंट सारे फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में ले लेती है। गॉट इट। जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को क्या सैलरी जानी चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड्स में कितना पैसा ट्रांसफर होना चाहिए, ये प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन्ड है, पर इन सबको क्या कर दिया जाता है, यस सस्पेंड कर दिया जाता है। द यूनियन, ऐसा हुआ था, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी, हाँ हुआ है ना। पहली बार हुआ था अक्टूबर 26, 1962 में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय चाइना ने अटैक कर दिया था, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे अटैक कर दिया था। 1971 में भी ऐसा बच्चों हुआ था, है ना, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर अटैक कर दिया था। तो यस ड्यूरिंग द अटैक्स, है ना, ड्यूरिंग द वॉर इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी। मैंने बताया था 3 टाइप की इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है बच्चों। फर्स्ट हो गई नेशनल और जनरल इमरजेंसी। हम लोग सेकंड इमरजेंसी करने जा रहे हैं। सेकंड इमरजेंसी इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। क्या मतलब है इसका, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशंस के बनाए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं वर्क कर रही है तो उसका नाम दिया गया है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है। इफ द गवर्नर रिपोर्ट्स, गवर्नर क्या करता है, प्रेसिडेंट का एक नॉमिनेटेड व्यक्ति होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की देखभाल करता है ना। ही रिमेन्स, द गवर्नर रिमेन्स इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज ही इज प्लीजिंग द प्रेसिडेंट। तो इफ द गवर्नर रिपोर्ट्स दैट द स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर लिखित में दे दे अपनी रिपोर्ट बनाकर प्रेसिडेंट को कि इस स्टेट में कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़ा हो रही है ना, मिनिस्टर्स क्लैश कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा की मीटिंग्स नहीं चल पा रही हैं, तो वो क्या कर सकता है, द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल। और तब प्रेसिडेंट के पास पावर है, पर ये प्रेसिडेंट रूल कहां अप्लाई होगा, क्या पूरे देश में होगा, नहीं, सिर्फ उस कंसर्न स्टेट में होगा, है ना, उस स्टेट में हो जाएगा। अच्छा, ये कितने समय तक चलता है, ये सिर्फ 2 महीने तक चलता है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया कि ये 6 मंथ चलती है ना, पर प्रेसिडेंट रूल जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं वो सिर्फ 2 महीने चलता है। क्या इसके बाद क्या होगा, यस 2 महीने बाद इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, पर कब तक, मैक्सिमम 6 मंथ तक। व्हाट इट, मतलब कि 2 महीने की प्रेसिडेंट रूल लगा, फिर पार्लियामेंट में 2 महीने का और परमिशन दे दिया, 4 महीने का लग गया, फिर 2 महीने का और दे दिया तो 6 महीने का लग गया। तो मैक्सिमम पीरियड क्या बताया गया है, 6 मंथ बताया गया। ठीक है, क्या इफेक्ट होता है इस समय, इफेक्ट ये होता है कि द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कम्स अंडर द प्रेसिडेंट। सारे स्टेट का कंट्रोल, है ना, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। और मैंने कहा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति कौन होता है, गवर्नर होता है ना। जैसे कि पूरे देश में जो देश की हेड ऑफ द यूनियन है वो कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है, वैसे ही स्टेट का हेड, नॉमिनेटेड हेड कौन है, गवर्नर है। ठीक है, तो गवर्नर क्या करता है, प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली स्टेट को चलाता रहता है। ठीक है, और क्या होता है, द प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द विधानसभा और में सस्पेंड इट ऑल्सो।
प्रेसिडेंट चाहे तो उस स्टेट में जो विधानसभा होती है, जिसको पीपल्स हाउस भी कहते हैं, जैसे लोकसभा पूरे देश में होती है ना, लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल, है ना, लोअर हाउस जिसे कहते हैं, वो पूरे देश के लिए है। तो विधानसभा क्या उस स्टेट के लिए है। तो विधानसभा को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं। और तब क्या होगा, कानून कौन बनाएगा तब वहां का, जब सस्पेंड हो जाएगी तब यूनियन पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उस स्टेट के लिए लॉज बनाती है। अगर उस स्टेट में किसी लॉ की जरूरत है तो पार्लियामेंट उस स्टेट का लॉ बनाएगी। अच्छा, द प्रेसिडेंट में सस्पेंड ऑल द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। और उस दौरान क्या होता है, स्टेट के सारे पावर्स, स्टेट को दिए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या होते हैं, यस, नल एंड वॉइड हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा बहुत सारे स्टेट में हो चुका है। 1951 का मैंने एक एग्जांपल लिखा है, पंजाब में लिखा है। गॉट इट बच्चों, चलो ठीक। अब हम लोग इमरजेंसी पावर में बच्चों, इमरजेंसी पावर में थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी देख रहे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल मतलब पैसे की इमरजेंसी। अच्छा, कब ये इमरजेंसी लग सकती है, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ द नेशन इज अंडर रिस्क। मतलब जब पूरे भारत की, है ना, फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाए, देश को वर्ल्ड बैंक लोन देने से मना कर दे, है ना, भारत में पैसा ही ना हो, विदेशी मुद्रा ना हो, तब क्या होगा, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। याद रखो, प्रेसिडेंट अपने मन से कभी डिक्लेयर नहीं करेगा, इसके लिए क्या चाहिए उसको, एक रेजोल्यूशन चाहिए, अ रेजोल्यूशन बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या करेंगे, जब इस पे रेजोल्यूशन पास करेंगे तब जाके ये इमरजेंसी लागू हो सकती है। और कितने समय के लिए इमरजेंसी होती है ये, 2 महीने के लिए, है ना। इससे पहले हम लोग ने 2 तरह की और इमरजेंसी देखी थी, नेशनल और जनरल इमरजेंसी, है ना, जो कि 6 महीने के लिए होती है। दूसरा ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, वो 2 महीने के लिए होती थी। पर ये कितने के लिए होती है, ये भी 2 महीने के लिए होती है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, जब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी तो भारत प्रदेश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ फाइनेंस कमीशन, है ना। इस समय क्या करेंगे प्रेसिडेंट, देश में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कर देंगे। ये क्या करेगा, ये सजेस्ट करेगा मेथड्स कि कैसे इस इमरजेंसी को रिजॉल्व करें, कैसे इस प्रॉब्लम की स्थिति को, है ना, सॉल्व आउट किया जाए। सेकेंड पॉइंट, और क्या इफेक्ट होगा, द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सबकी सैलरीज और अलाउंसेस को रिड्यूस कर सकता है। अलाउंस हिंदी में बोलते हैं भत्ता, है ना, जैसे होम रेंट अलाउंस, मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, डीएनएस अलाउंस मिलता है ना, एम्प्लॉइज को मिलता है। तो ये सब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इनको रिड्यूस कर सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, ऑल मनी बिल्स वंस पास्ड बाय द लोकसभा आर सबमिटेड टू हिम फॉर कंसिडरेशन। मैंने बताया था मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, और 14 दिन के अंदर वह राज्यसभा से भी डीम टू बी पास्ड मान लिया जाता है। उसके बाद जाता है असेंट के लिए किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट चाहे तो वहां पे उसको स्टॉप भी कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में। नेक्स्ट है, ये इमरजेंसी क्या हमारे देश में डिक्लेयर हुई है बच्चों, नहीं, आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया टिल नाउ। तो ये तो हो गए सारे फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों क्या, द वाइस प्रेसिडेंट। अब ये बताए प्रेसिडेंट के नीचे, है ना, जूनियर जो पोस्ट होगी वो क्या होगी, वाइस प्रेसिडेंट होगी। हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन, हाँ कौन है प्रेसिडेंट, श्री राम कोविंद, ठीक है। अब हमारे हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। मैंने लास्ट बार भी बताया था आपको कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया है श्री वेंकैया नायडू जी, ठीक है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो कौन होता है, ये एक इलेक्टेड मेंबर है ना, जो भी राज्यसभा का चेयरमैन है वही देश का वाइस प्रेसिडेंट है। व्हाट इट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जैसे मैंने बताया था स्पीकर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा होता है, तो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, चेयरमैन। अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 43 ये प्रोवाइड करता है कि हमारे देश में भी क्या होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन। इसकी क्वालिफिकेशन सेम है, वो सारी क्वालिफिकेशन है जो क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट होती है, ठीक है। लाइक प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन थी, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ही शुड
have the minimum age of 35 years, है ना? He should not be a proclaimed criminal, he should not be insolvent, he should not hold any office of profit, है ना? एक और खास बात थी, he should have all the qualifications as required by the member of राज्य सभा. ये ध्यान देना है, ये क्वालिफिकेशंस है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की. अब आते हैं इसका इलेक्शन. तो वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, है ना, लोकसभा राज्यसभा, ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन सीक्रेट बैलेट. तो एग्जैक्ट सेम है प्रेसिडेंट की तरह, बस एक अंतर है. क्या अंतर है बताओ, क्या डिफरेंस है बच्चों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? एनी गेस? चलो मैं बताता हूं तुम लोगों को. तो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हो रहा था तो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज भी थे, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट थे. यहां पर क्या है, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है. ठीक है ना, अर्थात पार्लियामेंट के चुने हुए लोग, नॉमिनेटेड मेंबर्स को अलाउड नहीं है. ठीक है. अब आते हैं ओथ. ही टेक्स ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलाता है बच्चों, याद है? हमने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस किया था बच्चों. हां, चलो इसका आंसर तुम लोग कमेंट में लिखना. मैं चेक करूंगा आप लोग कितने लोग इसको कमेंट करते हैं. ठीक है, आई विल नॉट गिव यू द आंसर. नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस. कितना टर्म ऑफ ऑफिस है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का? अगेन 5 इयर्स. नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शंस. तो मैंने बताया चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है ये, है ना, द एक्स ऑफिशियो. ही इज द एक्स ऑफिशियो. एक्स ऑफिशियो शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इनके लिए वोटिंग नहीं होगी. जैसे स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वोटिंग होती है. जब फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन होता है तो जब पहली बार सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं लोकसभा में, तो वो अपने में से ही क्या करते हैं, अपना स्पीकर चुनते हैं, है ना, जो कि आगे जाके प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है. यहां पर एक्स ऑफिशियो है. एक्स ऑफिशियो मतलब होता है कि इनको इसको चुनने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिक क्या है, चेयरमैन जरूर होगा राज्यसभा का. ही एक्ट इन द सेम कैपेसिटी एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा. जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा गाइड द हाउस करता है ना, स्मूथ रनिंग ऑफ द हाउस को मेंटेन करता है, डिकोरम मेंटेन करता है हाउस का, वैसे ही सारे फंक्शंस ये भी करता है. डिसिप्लिन ऑफ द हाउस मेंटेन करना, एक्ट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर करना. ठीक है, सारे फंक्शंस जो भी स्पीकर करता है वही चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी करता है. ठीक. और एक खास बात है जो उसके पास फंक्शन है, वही टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट. कब करता है प्रेसिडेंट के रूप में, कभी काम कर सकता है देश में? व्हेन द प्रेसिडेंट रिजाइन्स और व्हेन ही इज रिमूव्ड और व्हेन ही डाइज. या तो प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, या उसे इंपीचमेंट नाम के प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाए, और या तो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, है ना, तब तक वो ऑफिस में बना रहेगा. ही विल रिमेन इन द ऑफिस until the new president is appointed.